चलिए बच्चों, कल क्वांटमीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, आवेशों का क्वांटमीकरण। उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है कि आवेशों का क्वांटमीकरण है क्या। किसी वस्तु पर आवेश सतत न होकर कंटिन्यूअस नहीं रहते। हमने कल पढ़ा कि आवेश योगात्मक होते हैं, और उस योगात्मक में हमने चित्र में कुछ आपको समझाया था, फिगर बना करके। फिगर हम लोग क्या बनाए थे कि यह वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, ऐसे। तो ये सतत नहीं है, मतलब सतत मतलब कंटिन्यूअस, मतलब लगातार हर बिंदु पर नहीं है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। अगले यूनिट में चलेंगे तो आवेश सतत रहेंगे। किसी तार में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि यहां आवेश हो यहां ना हो, बीच में लाइन ब्रेकेज होगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में ये नहीं होता है। आवेश सतत ना हो करके अविरत रहते, इधर उधर रहते हैं। और तब कहा जाता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो। कल एक बच्चा हमको फोन किया था कि सर जी ऐसे किताब में नहीं लिखा हुआ है। किताब में कुछ तो बाबू, किताबी भाषा अलग होती है, हम लोग की भाषा अलग होती है, हम लोग को समझाने का तरीका। लेकिन कुल मिलाकर जब सोचोगे समझोगे तो निष्कर्ष वही आएगा कि अर्थ जो बताया गया, किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो। और आवेश कैसे हैं? ऐसे आवेश ऐसे। तो हमने कल क्या बोला कि इस वस्तु पर आवेश कितना है, तो हमने कहा कि सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि आवेशों का गुण हो गया कि आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं, एडिटिव होते हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। अब इस वस्तु पर कुल आवेश कितना हो, कुल आवेश Q बराबर, तो ये क्वांटमीकरण यही हमें बताया कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जब भी आएगा वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आवेश नहीं आ सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश का वितरण इस तरह से नहीं हो सकता। आवेश जब भी आएगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्णांक गुणज होगा उसमें। 5 इलेक्ट्रॉन 500, 5000 इलेक्ट्रॉन, मतलब Q बराबर NE। N क्या है? पूर्णांक। N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये संख्या हमेशा पूर्णांकों में ही होगी, भिन्न में या दशमलव में नहीं होगी। यही बात बस याद रखना है कि किसी वस्तु पर जब भी आवेश आएगा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 25 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश का ऐसा नहीं आ सकता कि 4.25 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मूल आवेश जब माना गया था वर्तमान में अब नहीं है। कल हमने आपको यह भी बात बताई थी, इलेक्ट्रॉन भी विभाज्य हो गया। लेकिन रिसर्च है, साइंस है, रोज रिसर्च होते हैं। तो जब ये मूल आवेश की कल्पना की गई थी उस समय इलेक्ट्रॉन विभाज्य नहीं था। आज के डेट में इलेक्ट्रॉन विभाज्य है, 2 भागों में टूटा हुआ है, 1/3E और 2/3E, ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन जब मूल आवेश का कल्पना किया गया था उस समय ऐसी बातें नहीं थी। तो वही कॉन्सेप्ट आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। ये वाला जो विभाज्य है इस वाली थ्योरी को नहीं फॉलो करते। अब ये वाली थ्योरी फॉलो कर देंगे तो हो सकता है अब कुछ और बातें बताई जाएंगी, बताने वाले बताएंगे आपको समय आने पर। तो जब वस्तु पर आवेश आएगा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएंगे, पूर्णांक रहेंगे। किसी वस्तु पर मूल आवेशों की संख्या पूर्णांक के रूप में होगी, क्योंकि मान लो 4.25 इलेक्ट्रॉन आना होगा तो 4.25 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन और चौथाई भाग कहीं से लेना पड़ेगा। तो कब लेंगे? जब टूटेगा तभी तो। और हमने कहा ये टूट ही नहीं सकता, तो 4.25 का तो कभी अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर मान भी लिया जाए कि 4.25 इलेक्ट्रॉन आ सकते, सर आ नहीं जाएगा, आपने कहा आ जाएगा, तो 4.25 आएगा कहां से? अब ये ना सोचना हमें 4 आ गया, 4.25 कैसे देंगे उसको? 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, चौथाई भाग उसका 25% निकालेंगे तभी तो 4.25 होगा, और वो इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं, वो तो फिक्स है, ई मूल आवेश हो गया वो। तो इस वजह से बोला गया कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। चलिए, ये क्वांटमीकरण का सूत्र हो गया। बच्चा लोग, आवेश तो धन भी होता है और आवेश
तो इसके आगे प्लस माइनस दोनों लगाइए, क्योंकि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये नेचर पदार्थ पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, वो क्या कर रहा है। इस टॉपिक पर एक बड़ा वीवीआई प्रश्न कंपटीशनों में पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश है। कितना? आवेश तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बना होगा ना। किसी वस्तु पर हमने अभी क्वांटमीकरण में क्या पढ़ा कि किसी वस्तु पर कुल आवेश आ रहा है तो कुल आवेश कितना हो? मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का इतना गुणज हो, इतना पूर्णांक हो, ये ना। तो किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश है तो सीधी सी बात है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 1 कूलम्ब आया। तो 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता होगा? देखिए आपके सामने आ रहा है। हमने Q बराबर 1 कूलम्ब रख लिया और हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी आपसे। तो बच्चा लोग क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q को तो हमने 1 कूलम्ब कर दिया और इलेक्ट्रॉन ये 19 ऊपर जाएगा। याद रखना है 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा? 6 10। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर 6.25 इलेक्ट्रॉन, 6.25। बाबू आगे देखो, ये 6.25 थोड़े है, ये 625 में हो जाएगा। 625 गुणे 10 के घात 16। कुछ बच्चों को गणित में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने कहा किस पूर्णांक में होगा, दशमलव में, भिन्न में नहीं होगा। आपने दशमलव लिखा है, ये कैसे दशमलव नहीं है? ये तो वैज्ञानिक तरीकों से लिखा गया है घातांकों को। इसको ध्यान से दशमलव हटा दो तो 625 हो जाएगा, 2 जीरो दे दीजिएगा तो 10 के घात 16। तो ये दशमलव है, ये पूर्णांक है ना। तो 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है? 6.25 10 के घात 18। ये याद करने वाला प्रश्न है। ये आपके टॉपिक में भी है, साथ साथ ये जीके का भी प्रश्न होता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर बनता है? 6.25 10 के घात 18। तो बच्चा लोग हमने आवेशों के कितने गुण पढ़ लिए? 4। फिर से एक बार रिवाइज करो। पहला आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। कब का आकर्षण, कब प्रतिकर्षण? जब सजातीय आवेश रहे तो प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश रहे तो पहला। दूसरा, आवेश योगात्मक होते हैं, मतलब किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों पर आवेश कुछ रखा हुआ है तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? सबको जोड़ देंगे, प्लस माइनस जो भी हो सबको जोड़कर बताएंगे, प्लस में आए चाहे माइनस में आए। तीसरा, आवेशों का संरक्षण होता है, लेकिन कहाँ? विलगित निकाय में। कहाँ होता है? क्योंकि हर वस्तु की प्रकृति होती है कि आवेश का आदान प्रदान कर सकता है। तो हम कुछ और बताए, उधर आवेश का आदान प्रदान कुछ और कर लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए शर्त क्या रखा गया? ये कमरा विलगित होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब इस कमरे में आवेश बाहर से अंदर नहीं आ सके और अंदर का आवेश बाहर नहीं जा सके। जब ये कमरा ऐसा होगा तो इस कमरे का जो भी आवेश होगा वह सदैव नियत रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। आवेशों का संरक्षण होगा वहां। तो किसी विलगित निकाय में आवेशों का संरक्षण होता है, किसी अन्य निकाय में नहीं। चौथा गुण हमने क्वांटमीकरण का पढ़ा कि आवेशों का क्वांटमीकरण होता है, और क्वांटमीकरण हमें यह बताता है, यह गुण है जो किसी वस्तु पर जब भी आवेश आएगा, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को कहा गया। 1 इलेक्ट्रॉन मूल आवेश के बराबर होता है, फंडामेंटल चार्ज। ये भी ध्यान दीजिएगा, इससे कम आवेश का हमारे फिजिक्स में अस्तित्व नहीं है। ऐसे अपने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन टूट गया है तो कम ही ना होगा जी। तो वर्तमान में तो पुराना सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं, वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाओगे तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया आवेश के प्रकार, आवेशों के गुण। चौथा टॉपिक आ जाते हैं, किसी वस्तु पर आवेश आ गया, उस आवेश के आने का कारण कौन? किसी वस्तु पर धन आवेश आए या ऋण आवेश आए, आवेशित होने का कारण क्या है? अर्थात आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होना चाहिए? आवेश किसी वस्तु पर आया, किसके कारण आया? कौन उत्तरदायी है? घर्षण हुआ, आवेश आ गया, घर्षण में ऐसी क्या खास बात थी, ये जानना है अब हमें। किस पर आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर निगेटिव चार्ज आया है,
क्यों आया है, किन कारणों से आया है, हमें यह जानना है। तो वस्तु के बारे में सोचो। पदार्थ कैसा है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ पढ़े हुए हमको केवल रिवाइज कराना है। ये टॉपिक आपको जानकारी है, उसको समझना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर किसी वस्तु पर धन आवेश आया है तो इसके लिए प्रोटॉन उत्तरदायी है। कोई कहते हैं वस्तु पर ऋण आवेश आया है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। वस्तु आवेशहीन है, न्यूट्रॉन उत्तरदायी है। इस बात को समझना है कि उत्तरदायी कौन है। किसी वस्तु पर आवेश आ गया, उसके आने का पीछे का कारण कौन है, किसकी बदौलत किसी वस्तु को आवेशित कहा जा सकता है। कोई वस्तु आवेशित हो गई, किसकी बदौलत, किसकी कारण से, ये जानना है। और ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु की बात करें हम, कोई पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर पदार्थ के अंदर है कि कोई ऐसा भी पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं हो? हाँ, एक अपवाद है आपके, हाँ, हाइड्रोजन में भी 1H1, हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, उसमें 3 समस्थानिक है उसके, उसमें 1H1 वाला जो ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। बस ये एक अपवादित है, विवादित है, क्योंकि नाभिक का निर्माण प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से होता है। एक ये विवादित टॉपिक है, इसको अपवाद में रख सकते हो। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो नहीं होता है, उसके समस्थानिकों की बात करते हैं तो होता है। तो कोई भी पदार्थ, एक केवल अपवाद में उसको हटा दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझिएगा पूरी थ्योरी, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा। एक बार समझ लेंगे तो हमें बाद में समस्या नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब जो बात जाननी है कि किसी वस्तु में अगर 10 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं। पदार्थ में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतने ही प्रोटॉन पर। इस वजह से सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु उदासीन, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। इस पे 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उदासीन हो जाता है। तो सामान्य अवस्था में किसी भी वस्तु पर कोई आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि ऐसा ही नेचर होता है, प्रत्येक पदार्थ उदासीन ही होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहकर नाभिक की परिक्रमा करते हैं और प्रोटॉन नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयुक्त नाम हम लोग एक नया नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन। नाभिक में न्यूक्लियॉन होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का संयुक्त नाम न्यूक्लियॉन। दोनों मिलकर 50 हो गए तो कहेंगे कि इसके नाभिक में 50 न्यूक्लियॉन है, मतलब 50 प्रोटॉन और 50 प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलकर है, तो न्यूक्लियॉन रहते हैं नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उन पर आकर्षण बल कमजोर होते जाएगा। कोई ये देखो, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये नाभिक तो धनावेशित होता है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के तुल्य ही कूलम्ब का नियम होता है। अभी कूलम्ब का नियम हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे तो और ये बातें समझ में आएगी। तो एक लाइन आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आपके नाभिक से दूरी बढ़ेगी आप पर नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होते जाएगा। नाभिक प्लस है, आकर्षण क्यों कहें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ना माइनस में होता है ना जी, और प्लस और माइनस विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को, तो इनके बीच में एक आकर्षण का बल लग रहा है। और यह बल जैसे जैसे आप उच्च कक्षाओं में चलते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन पर यह आकर्षण बल कमजोर होते जाएगा। तो खुद सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, सबसे अंतिम वाली कक्षा में, उस पर कहोगे सर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम है, कमजोर है। तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बल अपेक्षाकृत कमजोर होता है। तो कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर
तो पढ़े होगे ना। परमाणुओं की बनावट, अणु परमाणु गोलाकार होते हैं। ये देखो बीच में कुछ गैप मिल रहा है ना, ये गैप अंतराण्विक दूरियां कहलाती हैं, अंतर परमाणविक दूरियां कहलाती हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है अपनी कक्षा को छोड़ करके, धातु में ही रहेगा लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ करके इस गैप में आ जाता है, इस रिक्त स्थान में आ जाता है। तो बताओ, कहोगे कि अब वो किसी नाभि की परिक्रमा कर रहा है? अब तो नाभि की परिक्रमा नहीं न कर रहा है, कहां गया है? दो परमाणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं, उस रिक्त स्थान में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। और समझना बाबू, पूरा फिजिक्स इसी पर है। ये एक लाइन समझ लीजिएगा तो पूरा फिजिक्स इसी लाइन पर चलेगा। तो अब जब कभी इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो अपनी कक्षा को छोड़कर इस बीच के रिक्त स्थान में दो परमाणुओं के बीच में आ जाए, तब तो वो नाभि की परिक्रमा नहीं करेगा, नाभि के बंधनों से मुक्त हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और बच्चा लोग, किसी पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना अच्छा चालक होगा। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वह चालक नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉन तो सब में है, इस लकड़ी में नहीं है पदार्थ, हमने पदार्थ कहा था, लोहा नहीं कहा था। हर पदार्थ के अंदर, हमारे अंदर भी है, इस लकड़ी में, इस पंखे में, इस मकान में, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। किसी भी पदार्थ की बनावट इन्हीं तीन मौलिक कणों से होती है। ऐसे मौलिक कण तो आपको 5 बता दिए गए, उनको छोड़िए 5 क्या है उस पर ज़्यादा चर्चा, प्लाज्मा और बीईसी पर नहीं जाना है क्या होते हैं। ये 3 ठोस, द्रव, गैस, ये 3 मूल पदार्थ हैं। किसी भी पदार्थ की रचना करोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही होगी। तो इसमें हम तार जोड़े तो इसमें धारा का प्रवाह इस लकड़ी में क्यों नहीं होगा? तो उसका कारण एकमात्र समझ लेना। हमने एक ही लाइन कहा कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। यह चालक नहीं है लकड़ी। हमने क्या अर्थ लगाया? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, नगण्य है, बहुत कम है, अचालक, नॉन कंडक्टर। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है, चालक, कंडक्टर। तो चालक की परिभाषा नया याद रख लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? और ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य हो, अचालक। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों से कम हो, कुचालकों से अधिक, अर्धचालक। इलेक्ट्रिसिटी में आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटेंगे, चालक, अचालक, अर्धचालक, है ना? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की चालकता के लिए उत्तरदायी हैं। किसी पदार्थ की चालकता इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से है। और ये अब नाभिक की परिक्रमा, तो नाभिक से मुक्त हो गए है ना, तो इनको जिधर जगह मिलेगा उधर गति करेंगे। ये पदार्थ में सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। उसका भी उदाहरण समझो, सभी संभव दिशाओं में। मान लो ये लोहे का प्लेट है, ये बोर्ड मेरा, और मेरे हाथ में ये धारा प्रवाहित तार है। तार मतलब आवेशों की गतिमान अवस्था, इलेक्ट्रॉन। इसको यहां टच करा दिए तो ये धारा निश्चित दिशा ऊपर जाएगी कि पूरे बोर्ड में सभी संभव दिशाओं में जैसे ही टच कराए हर जगह, तो आवेश को लाने ले जाने वाला कोई कारक होगा। ये बैग अपने आप वहां थोड़े जा सकता है। तो जब हमने इसको आवेश दिया तो ये आवेश पूरे बोर्ड में कैसे चला गया? कोई सर, कोई ले गया होगा, कोई पहुंचाया होगा। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह चालक है तो इसके पृष्ठ पर बाहरी कक्षा में बहुतायत मात्रा में, ये पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़नी है और हमारे फिजिक्स में भी पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में क्या ऐसी खास बात है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो उसके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। सॉलिड स्टेट आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, 12 क्लास में भी आएगा। तो इसके पृष्ठ पर बहुतायत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
जैसे ही हमने आवेश यहां टच कराया, इसके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस आवेश को लेकर सभी संभव दिशाओं में गमन कर गए, सभी संभव दिशाओं में गति कर गए, मूव कर गए, चले गए। इस वजह से इस पर चारों तरफ आवेश बराबर, करंट बराबर आता है। ये कारण है। नहीं, अगर एक ही निश्चित दिशा में जाते तो ऐसे तार टच कराते तो धारा यही मिलता, टेस्टर से चेक करते तो इधर करंट नहीं मारता। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आवेश को लेकर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। जब इतनी बातें समझ गए तो हमने ये जाना अभी तक कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। पदार्थ में अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर उतना। इस कारण कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में उदासीन होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है, नाभिक का आकर्षण बल, तो उसको परमाणु में से निकालना बहुत ही आसान है। बिल्कुल धूप में ऐसे रख दो, निकलने लगे। लेकिन प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर बच्चा लोग ब्रह्मांड का सबसे प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है, नाभिकीय बल जिसको कहते हैं, है ना। न्यूक्लियर फोर्स कहां पाया जाता है? नाभिक में। और यह प्रोटॉन और यह अलग बल है। ये वाला बल मत करना, अभी जो हम पढ़ाए वो अलग बल है, वो केवल आकर्षण का होता है। ये तो आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। सजातीय आवेश रहे तो और विजातीय आवेश रहे तो ये आकर्षण का भी है। और नाभिकीय बल केवल आकर्षण का है, ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है। और यह प्रोटॉन, दो प्रोटॉनों के बीच में, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि सर प्लस प्लस। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन कैसे रहता होगा? प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव। तो पहली बात याद रख लेना, वहां पर यह बल लगता ही नहीं है। जो बल पढ़े ना ये आवेशों का, यह बल वहां लगता नहीं है। इतनी अल्प दूरियों पर, कूलम के नियम के ये दोष हैं, इतनी अल्प दूरियों पर ये वैद्युत बल लगता ही नहीं है। वहां नाभिकीय बल लगता है। और नाभिकीय बल आवेश नहीं देखता कि तुम धन हो कि ऋण हो, तुम उदासीन हो। लगेगा दो कणों के बीच में, आकर्षण का बल लगेगा। और इसी बल के कारण नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। उनको अलग कर पाना बहुत ही कठिन है। हम ये नहीं करें कि नहीं किया जा सकता। भाई नाभिक का भी विखंडन हुआ है, नाभिक विखंडन अभिक्रिया पढ़े होंगे। नाभिक टूटता है, जब नाभिक टूटेगा तो स्वाभाविक है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम में, परमाणु बम में ये सब सिद्धांत होता है ना। नाभिकीय परमाणु बिजली घर होता है, उसमें भी यही सब सिद्धांत होता है, नाभिक का विखंडन ही किया जाता है। केवल एक लाइन कहेंगे हम लोग कि नाभिक में से प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत सरल। यही कारण है कि आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं पढ़ते होंगे कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, प्रोटॉनों का क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण यही है, प्रोटॉन को नाभिक में से नहीं निकाला जा सकता। हम आज के डेट में यही कहेंगे कि नहीं निकाला जा सकता। इसका कदापि अर्थ ये नहीं निकालिएगा कि नहीं निकलता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत ही, विश्व के चुनिंदा देशों के पास में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। सबके पास ये टेक्नोलॉजी, 8-10 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी, चोरी छुपे 2-4 और रखे हुए हैं। तो प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं, क्योंकि आदान प्रदान कब करेंगे? जब वो नाभिक से निकल जाए। नाभिक से निकलेंगे, निकली, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान, धूप में रख दो, आग पर रख दो, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, चुटकियों का खेल है। तो इसी वजह से कभी भी आदान प्रदान होता है, किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। बच्चों अब आते हैं मुद्दे पर। इसके नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं तो 10, इसकी कक्षाओं में 10 इलेक्ट्रॉन भी। तो इस परमाणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये अभी इस पर कौन सा चार्ज है? उदासीन। इस पर कोई चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है, ये अनावेशित है, इस पर आवेश शून्य है। अब इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए या लीजिए, इसको दीजिए या इसे लीजिए, बात समझिएगा। ये इसको अब आवेशित करना है हमें,
चलो इसको हमने बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस पदार्थ को, किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, बात समझिए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15। अब प्रोटॉन कितने? तो 15 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ मिलकर शून्य। अरे 15 में से 10 प्रोटॉन मिलेगा ना, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर शून्य। फिर भी 5 इलेक्ट्रॉन तो बच ही रहे, मतलब इस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बचेगा। अब आवेश शून्य, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बचा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मतलब इस पर किस तरह का आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश। 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ रहा है, मतलब जब ये लिया तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? तो याद रखना कि कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन लेती है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो देखो इस वस्तु पर ऋणावेश आया, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए दूसरा, इस वस्तु में से 5 ठो इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं। ये वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन का दान कर दी, तो 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दी, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन के साथ मिलकर शून्य। 5 प्रोटॉन तो चला गया 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर भी 5 प्रोटॉन बचे। कितने? 5 प्रोटॉन। और प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित। तो इस वस्तु पर अब 5 प्रोटॉन के बराबर धनावेश बचेगा। क्या बचेगा? धनावेश। तो बच्चों ये दान करके क्या बनाया? तो ऋणावेश कब होता है कोई वस्तु? जब इलेक्ट्रॉन। और धनावेश कब होता है? तो याद रहेगा हमेशा। तो ये देखा हमने कि धन आया तो भी कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। और ऋण आया तो भी, तो दिमाग से निकाल दो कि धन के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी होता है और ऋण के लिए इलेक्ट्रॉन, और उदासीन है तो न्यूट्रॉन। बच्चे 3 तरह का जवाब देते हैं कि कोई वस्तु आवेशित क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि किसी वस्तु पर धनावेश आए अथवा ऋणावेश आए, इसके लिए कौन उत्तरदायी? इलेक्ट्रॉन होता है, न कि प्रोटॉन, है ना। यही आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि किसी वस्तु पर कोई भी आवेश आए उसके पीछे का उत्तरदायी कारण इलेक्ट्रॉन होगा। सही बात है? कोई दिक्कत है इसमें? कल एक क्वेश्चन छूट गया था, हमने पहले, कल नहीं परसों का ही क्वेश्चन था। हमने प्लास्टिक की कंघी को घर्षण कराया था, है ना। उस पर तो चार्ज आ गया, हमने देखा भी, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए, आकर्षित कर गया। जबकि लोहे की कंघी को हमने ऐसे पकड़ के घर्षण कराया, कुछ नहीं हुआ। नियम कहता है लोहा चालक है, उस पर आवेश जल्दी आना चाहिए, प्लास्टिक पर नहीं आना, वो तो कुछ चालक है। तो हमने बाबू एक ही लाइन आपको कहा कि आवेश हर पदार्थ के अंदर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिना इसके कोई पदार्थ है? नहीं है। उसको एक्टिव करना है हमें। जैसे इसको एक्टिव कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन ले दे करके एक्टिव हो गया, चार्ज आ गया इस पर। तो इस पर प्लास्टिक की कंघी पर आवेश आ रहा है, लोहे पर नहीं। ये उल्टा प्रतीत होता है, लोहे पर आना चाहिए, प्लास्टिक की कंघी पर नहीं। तो एक्चुअली घर्षण कराते हैं तो देखा गया, घर्षण कराते हैं तो प्लास्टिक की कंघी पर भी आवेश आता है और लोहे की कंघी पर भी आवेश आता है, दोनों पर आता है। फिर कागज के टुकड़े के पास ले गए तो प्लास्टिक वाला कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, लोहे का कंघी नहीं। कारण प्लास्टिक की कंघी को हमने हाथों से पकड़ा हुआ है और लोहे की कंघी को भी हाथों से पकड़कर घर्षण कराए। और मानव शरीर विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। और चालक हमने बोला, चालक कौन होता है बच्चों? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यह भी बताया था हमने आपको। आवेश को लेकर सभी संभव दिशाओं में चले जाते हैं, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेशवाहक कहा जाता है। आवेश को लाने ले जाने का काम सभी संभव दिशाओं में।
तो हमारा मानव शरीर एक अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा का कुचालक है। उष्मा में जल्दी जलता नहीं, मरने के बाद जलने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो उष्मा का कुचालक माना जाता है मानव शरीर को, जबकि विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर होता है। फिर भी जलता है ना। हाँ, फिर भी जलता है, नहीं राख हो जाता है। कहा जाता है ना, राख में मिट्टी में मिल जाओगे, तो समय लगता है 2 घंटा 4 घंटा। चालक कौन हुआ? दिए जल जाए, वह चालक है। लकड़ी भी कुचालक है, नहीं मालूम है? लकड़ी भी। अच्छा ये बताओ, एक लकड़ी को, एक लोहे को, छड़ को गर्म करें, कौन ज्यादा गर्म हुआ? लोहा। लकड़ी जलना अलग चीज है भाई, उष्मा लेना अलग चीज है, जलना अलग चीज है। लोहा नहीं गल जाएगा, फिर वो जलना गलना अलग प्रक्रिया हो गई, उष्मा का स्थानांतरण अलग प्रक्रिया हो गई, उसको समझिएगा। तो लोहे की कंघी को हमने बालों से रगड़ा, उस पर आवेश आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन लोहा चालक है ना बच्चों। लोहा क्या है? उस पर जो आवेश आ गया ना, वो तुरंत हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, तुरंत हमको ट्रांसफर कर देता है। हमारे लोहा पर जो भी चार्ज आया है वह हमारे शरीर में आ जाता है। अगर आप नग्न पैर से खड़े हो तो धरती में चला जाता है, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। नहीं पकड़े तो आपके शरीर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक की कंघी को हमने रगड़ा, उस पर आवेश आ गया, प्लास्टिक तो कुचालक है, तो आवेश को दे ही नहीं सकता है, उसमें आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, तो उसका आवेश जस का तस रह जाता है उसके पृष्ठ पर ही। और कागज के टुकड़े के पास ले गए तो, जबकि लोहे का कंघी क्यों? वो मानव शरीर को आवेश का ट्रांसफर कर देता है ना। इस वजह से लोहे की कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। सही बात है ना। ये क्वेश्चन उस दिन अधूरा रह गया था जब आप नहीं दे पाए थे। ये पूछा था सर जी, उसका आंसर क्या होगा छुट्टी होने के बाद। अब किसी वस्तु को आवेशित करें, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित, जैसे ये प्लास्टिक की कंघी थी, इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन हमने आवेश कर दिया, है ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, चार्जिंग। आवेशन कहते हैं ना, मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। अब हिंदी में कहना मोबाइल का आवेशन करना है। मोबाइल अनावेशित हो गया है, रिचार्ज। हिंदी बोला, अंग्रेज की औलाद हो, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो कहते चार्जिंग में लगा दो। अरे जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो भी कहते चार्जिंग में लगा दो, रिचार्ज हो गया है। नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे? अनावेशित हो गया, उसको आवेशित करना है। और आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन, चार्जिंग, है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला घर्षण, है ना। किसी वस्तु को आवेशित करने की बहुत सारी विधियां भी हैं, 3 विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। पहला घर्षण, दूसरा स्पर्श विधि, तीसरा वैद्युत प्रेरण। घर्षण, स्पर्श, विद्युत प्रेरण। प्रेरण वाला समझना होगा, बाकी 2 आसान है। घर्षण कराते हैं तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दो। बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, फ्रैंकलिन का प्रयोग क्या था? घर्षण ही तो कराया था। कांच की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को, और हमने प्लास्टिक की कंघी को। और यह भी कहा था कि किसी वस्तु को किसी भी वस्तु से रगड़े तो आवेश नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, सब में एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती। तो जब 2 उचित वस्तुओं को उचित तरीकों से रगड़ा जाए तो वे दोनों आवेशित हो जाती है, दोनों आवेशित हो जाती है। क्यों, कैसे आवेशित हो गए? हमने प्रमाण में देख भी लिया। प्लास्टिक की कंघी को बालों से रगड़ा तो, और फ्रैंकलिन महोदय ने भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। अब हमें सवाल यह उठता है कि घर्षण कराने से कैसे आवेशित हो जाता है कोई? तो एक्चुअली जब 2 वस्तुओं को आपस में हम घर्षण कराते हैं, ध्यान देना, यहां ये घर्षण हो रहा है, तो स्पर्श बिंदु पर जब रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
आग की खोज कैसे हुई थी जी? घर्षण से ना। आग मतलब उसमें ना, आग से उसमें ना मिलेगा हमें। तो जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ वाली जगह पर घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, इसमें भी है। सही बात है ना? बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तक कोई पदार्थ बना ही नहीं है। तो जब रगड़ते हैं ना तो रगड़ने के कारण घर्षण होता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से स्थानांतरित हो जाते हैं। अब समझो, यहां हमने बताया था एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दिया, स्थानांतरण हुआ ना जी। तो स्थानांतरण का मतलब क्या? कोई दिया होगा, कोई लिया होगा, और जो दिया होगा वह, और जो लिया होगा वह, तो दोनों आवेशित नहीं हो गए, दोनों आवेशित नहीं हो गए। तो घर्षण कराने से घर्षण वाले बिंदु पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है। ध्यान दीजिए, बेंजामिन का प्रयोग, कांच की छड़ पर उसने धनावेशित क्यों कहा? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इलेक्ट्रॉन का दान किया था, तो इस आधार पर उसने उसको पॉजिटिव चार्ज कहा। एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश कहा उसने, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है वह। तो ये हो गया घर्षण विधि। दूसरा स्पर्श विधि। स्पर्श तो बिल्कुल आसान है भाई। अरे इस तार में धारा प्रवाहित हो, इसको टच करा दीजिए तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जब किसी आवेशी चालक को किसी अनावेशी चालक के साथ स्पर्श कराते हैं, तो इस पर अगर धन है तो स्पर्श करा है ना जी, तो स्पर्श हो गया ये। तो इस पर धन है तो इस पर ऋण नहीं होगा, धन है तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवागमन शुरू हो जाता है। तो इस पर धन है तो इस पर भी धन आएगा। तो स्पर्श कराने से स्पर्श वाले बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते। इस वजह से वो पदार्थ, ये जो अनावेशी था, ये भी आवेशित हो। तो स्पर्श विधि तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा समझना है प्रेरण विधि, बाय इंडक्शन मेथड। ये समझने वाली चीज है। प्रेरण विधि क्या है आज थोड़ा सा बता देते हैं, कल इस पर पूरा विस्तृत चर्चा होगी। बाय इंडक्शन मेथड में क्या होता है, किसी, ये मान लो धन, ये आवेशित है, आवेशित हो तो या तो इस पर धन होगा या ऋण होगा, दोनों तो होगा नहीं। मान लो ये धन आवेशित है, मान लीजिए ये धन आवेशित है, इसके निकट बिल्कुल पास में अनावेशित चालक लाना है, जिस पर कोई आवेश, बिल्कुल पास, जितना पास लाओगे उतनी बढ़िया प्रोसेस होगा। टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो स्पर्श विधि अलग पढ़ाई हमने, घर्षण नहीं होना चाहिए वो अलग विधि है। टच और घर्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निकट निकट लाओ। बच्चा लोग, जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब हम ऐसा करते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज अपने आप आ जाता है, अपने आप चमत्कार होता है। इस पर प्लस है तो इस पर अपने आप माइनस, अगर इस पर माइनस है तो इस पर अपने आप प्लस। यही प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। अपने आप इसको होगी, सर ऐसा कैसे होगा? इस प्लस वाले धनावेशी छड़ को इस अनावेशी छड़ के बिल्कुल पास में निकट लाना है, ऐसे निकट लाना है कि स्पर्श नहीं करे। तो इस अनावेशी चालक पर इसके विपरीत चिन्ह का आवेश आता है, इस पर जो भी रहे उसका विपरीत आएगा। इस पर ये प्लस है, ये माइनस है। इसी प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। अब इसका उदाहरण हम बताते हैं जो आप जानते हो। ये चुंबक, इसके निकट लोहा, बिल्कुल पास में रखो। अब ये देखो, ये लोहा भी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करता है ना? क्यों? क्योंकि यह चुंबक उसमें चुंबकत्व उत्पन्न कर चुका है। इसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पढ़ना है आगे, जब चुंबक वाले टॉपिक में चलेंगे तो चुंबकीय, सेम यही यहां भी समझना है। क्योंकि चुंबक वाला दैनिक जीवन में हम जानते हैं, वो हमें देखा है, तो आप विद्युत वाला भी ऐसे समझो, यही विद्युत में भी होता है। इसको विद्युत प्रेरण कहेंगे। अब क्यों होता है, कारण हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। अब शंका इस बात पर है कैसे हुआ, है ना? क्यों हुआ, इसका उत्तर कल जानेंगे, है ना? इसका उत्तर कल मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही।